तो छात्रों, हमारे YouTube चैनल द पाठशाला पर आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। हम बिहार बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग के लिए निःशुल्क क्लास लेकर आए हैं YouTube चैनल के माध्यम से। हमारा चैनल का नाम है द पाठशाला। हम आज की क्लास में आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर सेट हल करवाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मॉडल सेट हल करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? तो ध्यान देंगे, जैसे पहला विकल्प है एम्पियर का नियम, दूसरा विकल्प है ओम का नियम, तीसरा है फैराडे का नियम और चौथा विकल्प दिया गया है कूलॉम का नियम। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि भाई दो आवेश आप पढ़े हैं, दो आवेश, एक आवेश को हमने मान लिया Q1, दूसरे आवेश को मान लिया गया Q2। तो इन आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R² होता है। और यह किसने बतलाया था? कूलॉम ने बतलाया था। अतः सही विकल्प कौन सा होगा? कूलॉम का नियम। यह कूलॉम का नियम से पता चलेगा। यहां पर ध्यान देंगे, अगर जो आवेश दिए गए हैं, दोनों आवेश अगर पॉजिटिव हो या दोनों आवेश निगेटिव हो, इस स्थिति में जो बल लगेगा वह बल प्रतिकर्षण का होता है। कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का। लेकिन अगर विजातीय आवेश हो, एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, तो इनके बीच जो बल लगेगा वह कैसा बल होगा? सजातीय बल। कैसा होगा? आकर्षण का। आकर्षण बल यहां काम करेगा। जब एक धन आवेशित हो, एक ऋण आवेशित हो, तो यहां पर लगने वाला बल कैसा होगा? आकर्षण। अर्थात सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी सही है, कूलॉम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 64 समरूप बूंदें हैं। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। कितनी है? 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? यहां पर दिया गया है कि छोटे छोटे 64 बूंदे हैं। इस तरह से छोटे छोटे सभी बूंदे जो हैं समरूप हैं, समान आकार के हैं, हर तरह से समान हैं। इनकी संख्या बताया जा रहा है 64 और प्रत्येक बूंद की धारिता जो है 5 माइक्रोफैराड दिया गया है। तो इन सबको मिल करके अगर एक बड़ा बूंद बनाया जाए तो बड़े वाले बूंद की धारिता क्या होगी? बड़े वाली बूंद की धारिता क्या होगी? यहां पर गौर करने की बात है, बूंदों की कुल संख्या कितनी है? बूंदों की संख्या है 64। बूंदों की संख्या कितनी है? 64 है। और प्रत्येक बूंद, छोटी बूंद पर धारिता कितनी है? प्रत्येक बूंद की धारिता जो है, प्रत्येक बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? बड़ी बूंद की धारिता हमें ज्ञात करना है। तो बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे। सूत्र होगा n⁻⁴ गुणे छोटी बूंद की धारिता। छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता। n का वैल्यू कितना? 64 है। तो 64 का पावर 1/3 इंटू छोटी बूंद की धारिता कितनी है? 5 माइक्रोफैराड है। तो 5 से गुना कर देंगे। 64 का घात 1/3, 64 का घात 1/3 रहने पर कितना होगा? 4 हो जाएगा। 5 से गुणा कर देंगे, आ गया 20 माइक्रोफैराड। इस तरह के प्रश्न
एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो विकल्प कौन सा सही होगा? डी सही होगा। इसके लिए विकल्प नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? हाँ बताया जाए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? कमेंट में लिखिए। बहुत बढ़िया, हाँ लिखिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? चलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2L। Q गुणे 2L। Q क्या है भाई? Q आवेश होता है। Q जो है आवेश होता है और 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो आवेश के लिए कूलाम, आवेश के लिए कूलाम और दूरी के लिए मात्रक मीटर होगा। तो यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर। कैपिटल C होना चाहिए, स्मॉल m होना चाहिए, कूलाम मीटर होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलाम मीटर होगा। विकल्प नंबर 1 करेक्ट है। चलिए ध्यान देते हैं, यदि समान धारिता C, समान धारिता C के संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता क्या होगी? एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं, यदि समान धारिता C के संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता क्या होगी? समानांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन के लिए फॉर्मूला C = C1 + C2 + C3। अगर 3 संधारित्र हो, सबके लिए समान हो, तो सबको हमने लिख लिया C1 C1 C1, तो C = 3C1 हो गया। लेकिन यहां पर दिया जा रहा है तुल्य धारिता, अगर इनकी संख्या n कर दी जाए, 3 संधारित्र जोड़े गए 3C1, 2 संधारित्र रहेंगे तो 2C1, n संधारित्र रहेंगे तो nC1। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला गलत है, ध्यान देंगे, हम लोग अभी सॉल्व किए, क्या आएगा? nC1। ये भी गलत हो गया, गलत है। विकल्प नंबर डी करेक्ट है। C = nC1। C = क्या हो जाएगा? nC1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यानी कि विकल्प नंबर ए सही है। कितना होगा? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किसी चालक के संवहन वेग भी, किसी चालक के संवहन वेग भी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। किसी चालक के संवहन वेग भी, संवहन वेग कितना दिया गया है? v दिया गया। चालक का संवहन वेग भी दिया गया है और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है वह E है। इसके बीच संबंध क्या होगा? तो इसके लिए विकल्प नंबर ए सही है। VD समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के, अर्थात संवहन वेग जो है विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। संवहन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है भाई? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। तो एम्पियर घंटा जो है आवेश का मात्रक है। आवेश C, आवेश बराबर धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। धारा का मात्रक एम्पियर, समय के लिए घंटा दे दिया गया। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है।
कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध में हम लोग पढ़े हैं, कार्बन प्रतिरोध में पीला रंग के लिए 4 होता है। पीला रंग के लिए कितना होगा बाबू? 4 हो जाएगा। कमेंट में लिखेंगे 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? अभी आपने पढ़ा, अभी हम लोग पीछे पढ़े तुरंत कि आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, धारा के लिए एम्पियर लिख लेंगे और समय के लिए सेकंड। तो फिर बताइए एम्पियर की वैल्यू क्या होगी? एम्पियर बराबर होता है, एम्पियर ज्ञात करना है तो हो जाएगा एम्पियर बराबर कूलाम, और सेकेंड को इधर लाएंगे तो कूलाम बटा सेकेंड। एम्पियर बराबर 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड प्राप्त होगा। एम्पियर कूलाम, एम्पियर बराबर कूलाम बटा सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखें, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट में किसको मापते हैं? किलोवाट में किसको मापेंगे? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का है, शक्ति का, बल आघूर्ण का या बल का? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? बताएंगे किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किसका रहेगा? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? एमीटर, अगर हम यहां पर एक एमीटर लगा लेते हैं, एमीटर लगा लिया गया, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसे शंट कर लिया जाए, यानी कि एक अलग से प्रतिरोध लगा दिया जाए, तो अब बताएं परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? परिपथ के कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? पहले से तो जो प्रतिरोध था वह था ही, एक और प्रतिरोध लगा लिया गया, इसे संटित कर दिया गया है, तो संटित करने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका परिपथ क्या प्रभाव पड़ेगा बाबू? बढ़ता है, परिपथ बढ़ता है। विकल्प नंबर 1 करेक्ट है, परिपथ बढ़ता है। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या है? ध्यान देना है, चुंबकीय आघूर्ण दिया जा रहा है एम। चुंबकीय आघूर्ण कितना है? एम है। चुंबकीय आघूर्ण एम वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़े में समान रूप से तोड़ा गया है। अगर समान रूप से तोड़ा जाए तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा? भाई जब समान रूप से तोड़ा गया है तो इक्वल होगा, बराबर होगा, अर्थात पहले m था तो अब कितना हो जाएगा? m/2 हो जाएगा। प्रथम टाइम का आधा हो जाएगा, जितना था उसका आधा हो जाएगा, m/2। इसके लिए विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही था। बायो सावर्त के नियमानुसार, प्रश्न देखेंगे, बायो सावर्त के नियमानुसार धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पांश से उस बिंदु की दूरी पर किस प्रकार से निर्भर करता है? बताएं, किस प्रकार से निर्भर करता है? कमेंट बॉक्स में डालें कौन सा विकल्प सही है। हाँ, ए बी सी डी कौन सा सही है? तो आप पढ़े हैं बी के लिए बात हो रही है, बी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र। किसकी बात हो रही है? चुंबकीय क्षेत्र की। तो बी जो है चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात विकल्प नंबर डी करेक्ट है। जो जो कमेंट बॉक्स में डी लिखे हैं उनका सही है।
क्वेश्चन नंबर 14, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? विकल्प दिया केवल गतिमान आवेश द्वारा। पूछेंगे गतिमान आवेश, कोई आवेश है गति कर रहा है, क्या केवल गतिमान आवेश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं या केवल बदलते हुए वैद्युत क्षेत्र द्वारा? केवल बदलते हुए वैद्युत क्षेत्र द्वारा। तो यहां पर गतिमान आवेश द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, बदलते हुए वैद्युत क्षेत्र द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि विकल्प नंबर सी सही है। विकल्प नंबर सी सही होगा, ए तथा बी दोनों के द्वारा। गतिमान आवेश और बदलते हुए वैद्युत क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के वृत्ताकार मार्ग पथ की त्रिज्या क्या होगी? वृत्ताकार मार्ग पथ की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है R = mv/qb। R = mv/qb। कह क्या रहा है? वेग को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि v के जगह पर 2v, तो नया वाला त्रिज्या क्या होगा? वो m तो जैसे है वैसे रहेगा, v की वैल्यू चेंज कर दिया गया, वेग को 2 गुना कर दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया गया। चुंबकीय क्षेत्र को b से डिनोट करते हैं, इसको आधा कर दिया गया अर्थात b/2। चलिए सॉल्व करते हैं। R डैश इक्वल 2mv/q, v ये v/2 है, 2 कहाँ चला गया? ऊपर गुना हो जाएगा, तो R डैश इक्वल 4mv/qb। R डैश इक्वल 4 और ये जो mv/qb प्राप्त हुआ है, mv/qb यह किसकी वैल्यू है? R की वैल्यू है 4r। R डैश नया त्रिज्या जो है 4r अर्थात 4 गुनी हो जाएगी। विकल्प नंबर बी करेक्ट है, अर्थात ए गलत है। 8 गुनी नहीं होगी, 3 गुनी नहीं होगी, 2 गुनी नहीं होगी, कितने गुनी होगी? 4 गुनी होगी। सूत्र का काम है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकल किस तरह का पदार्थ है? अणुचुंबकीय है? नहीं, अणुचुंबकीय नहीं है, गलत है। अणुचुंबकीय नहीं है, प्रतिचुंबकीय भी नहीं है, यह लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। निकल कैसा पदार्थ है बाबू? लौह चुंबकीय पदार्थ है। निकल लौह चुंबकीय पदार्थ है। लोहा होता है, लोहा कैसा है? लोहा भी लौह चुंबकीय पदार्थ है, लोहा भी लौह चुंबकीय पदार्थ है। अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, बताइए। विकल्प ए है स्थिर, विकल्प बी है शून्य, विकल्प सी है अनंत और विकल्प डी है चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर। चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है। याद रखेंगे, अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? स्थिर होती है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करने की आवश्यकता है, यहां पर होना चाहिए जो 1/2 एप्सिलॉन नॉट दिया गया है, यहां मिलना चाहिए था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि है, समतुल्य विमा की राशि है, और इसके लिए विकल्प एक करेक्ट होगा। v² अपॉन 2
2 म्यू नॉट, वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट करेक्ट होगा। ध्रुव प्रबलता का मात्रक है, ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर होगा, ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध, क्वेश्चन गौर करेंगे, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। आर की वैल्यू दी गई है, आर इक्वल दिया गया है 10 ओम, 10 ओम दिया गया है। इस परिपथ से टी समय में चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल, फाई की वैल्यू दी गई है, चुंबकीय फ्लक्स दिया गया है 6t² -5t + 1। टी इक्वल 0.25 सेकेंड में परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी? सबसे पहले हम लोग EMF ज्ञात करेंगे, EMF ज्ञात करेंगे। EMF बराबर होगा -d∅/dt, -d∅/dt, तो -d/dt फाई का मान रखेंगे क्वेश्चन से 6t² -5t + 1, माइनस डिफ्रेंसिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस डिफ्रेंसिएशन करेंगे 6t² के लिए 12t -5, 12t -5 हो गया, तो माइनस टी का मान रखना होगा और टी का मान दिया गया है 0.25, 0.25 -5, तो -12 को अगर 0.25 से गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा? 12 को 0.25 से गुणा कीजिएगा 3 हो जाएगा, 3 -5 -2 कितना हो गया? 2 आ गया। EMF का मान आ गया, EMF का मान आ गया 2 वोल्ट। ज्ञात क्या करना है? परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में, प्रवाहित धारा I इक्वल EMF/R, EMF 2 है और R जो है 10 है, भाग करेंगे 2 को 10 से, 0.2 एम्पियर। विकल्प नंबर बी सही होगा। कौन सा सही है? बी सही है, विकल्प बी सही होगा। L/R की बीमा होगी जहां L प्रेरकत्व है और R प्रतिरोध है। अगर L प्रेरकत्व हो, R प्रतिरोध हो, तो L/R अर्थात प्रेरकत्व बटा प्रतिरोध की बीमा T होनी चाहिए। समय होगा, केवल समय होगा। यहां पर हम देखेंगे विकल्प नंबर बी सही है, M0L0T, M0L0T, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 के लिए विकल्प नंबर बी सही है। हेनरी मात्रक है, हाँ बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए हेनरी किसका मात्रक है? हेनरी मात्रक है, हेनरी किसका मात्रक है भाई? विकल्प दिया गया है स्वप्रेरकत्व का, अन्योन्य प्रेरकत्व का, स्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्व प्रेरकत्व का भी मात्रक हेनरी है, अन्योन्य प्रेरकत्व का भी मात्रक हेनरी है। विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा, स्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों का, स्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों का। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा को Z से डिनोट करते हैं। LR परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है? हाँ बताइए। R² + ω² L², B है √R + ω L, C है R + ω L, D है
√r² प्लस ω² जी। d बराबर होता है √r² प्लस XL² यानी कि z इक्वल √r² प्लस XL बराबर ω_L होता है, तो ω_L का होल स्क्वायर अर्थात z इक्वल √r² प्लस ω²L²। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर डी सही है। z बराबर √r² प्लस ω²L² होगा। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कलांतर होता है। परिपथ दिया गया है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, केवल इसमें धारिता C लगा है, केवल C लगा हुआ है, तब कलांतर क्या होगा? धारा और वोल्टता के बीच कलांतर 90 डिग्री होता है। केवल C लगा हो तो कलांतर 90 डिग्री होगा। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हैं, तब किसमें लपेटों की संख्या अधिक होगी? प्राइमरी में ज़्यादा लपेटे होंगे या सेकेंडरी में ज़्यादा लपेटे होंगे? यह निर्भर करता है कि ट्रांसफार्मर किस तरह का है। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? हाँ, स्टेप अप, स्टेप डाउन। ये किस तरह का है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। हाँ जी, हिंदी में ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप, स्टेप डाउन दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। हमें स्टेप अप की बात करनी है तो यहां पर N2 ज्यादा होगा N1 से, यानी कि सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक होगी प्राइमरी की अपेक्षा। प्राइमरी में कम फेरे होंगे, सेकेंडरी में अधिक फेरे होंगे। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती? चाहे ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो या अपचाई ट्रांसफार्मर हो, ये वोल्टेज को परिवर्तित करते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर रहेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर रहेगा वोल्टेज घट जाएगा। विकल्प नंबर बी सही होगा। विकल्प बी सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, क्या होती है भाई? विद्युत क्षेत्र के समांतर नहीं, विद्युत क्षेत्र के समांतर नहीं होती है, चुंबकीय क्षेत्र के भी समांतर नहीं होती है, B गुणे E के समांतर भी नहीं होती है, बल्कि E गुणे B के समांतर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा E गुणे B के समांतर होती है, E गुणे B के समांतर होगी। चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात का मात्रक क्या होगा? B और E के अनुपात का मात्रक अर्थात B अपॉन E का मात्रक क्या होगा? संकेत भी कुछ दे दिया गया है, आप देख रहे हैं। E बटा B बराबर C, B बटा E बराबर C का -1, C का -1। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत B बटा E क्या होगा? हाँ ठीक है, सीमेन प्रति मीटर, SM का -1, SM का -1 सही होगा, सीमेन प्रति मीटर। निर्वात में 3 गुणे 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकेंड वेग होता है। किसका वेग होता है? निर्वात में 3 गुणे 10 का 8 मीटर प्रति सेकेंड वेग किसका होता है? प्रकाश का वेग है। 3 गुणे 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का वेग है, और प्रकाश में माइक्रो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे और रक्त तरंगे सब है, अर्थात इन सभी का
इन सभी का, सही कौन होगा? इन सभी का अपवर्तनांक 1.47 के कांच से बना कोई उभयोत्तल लेंस किसी द्रव में डूबा है, यह लेंस अदृश्य हो जाता है और कांच की समतल पट्टिका की भांति व्यवहार करता है। इस द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? ध्यान देंगे, कर रहा है कि अदृश्य हो जाता है, उसके अंदर अदृश्य हो गया। अदृश्य केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब दोनों के अपवर्तनांक बराबर हों। अगर कांच का अपवर्तनांक 1.47 है तो अदृश्य होने के लिए कितना चाहिए? द्रव का अपवर्तनांक 1.47 ही होना चाहिए। अगर दोनों के अपवर्तनांक बराबर होंगे तभी अदृश्य होगा। तो इसके लिए 31 के लिए विकल्प नंबर ए सही है, विकल्प ए सही है। 31 के लिए विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रकाशित पथ बराबर होता है, प्रकाशित पथ बराबर होता है n गुणे l। n अपवर्तनांक है, n क्या है? अपवर्तनांक है, और l पथ की लंबाई है। तो n गुणे n अर्थात अपवर्तनांक गुणे पथ लंबाई, विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुणे पथ लंबाई के। किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेप वर्ण क्रम में न्यूनतम विचलन वाली किरण है। बताया जाए विकल्प में किस किरण का विचलन न्यूनतम होगा? न्यूनतम विचलन किसका होगा? पीला नहीं, पीली किरण का नहीं होगा, नीली का भी नहीं होगा जी, लाल किरण का होगा। लाल किरण का विचलन न्यूनतम होगा। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश में विक्षेपण वर्ग क्रम में न्यूनतम विचलन वाली किरण कौन सी है? लाल किरण है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच, पानी, लोहा, हीरा। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है, याद रखेंगे। चारों विकल्प जो दिए गए हैं, कांच, पानी, लोहा, हीरा, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। कितना होता है? लगभग 2.4, लगभग 2.4, 2.4 लगभग होता है। एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है को पानी में डुबाया जाता है, जिसका अपवर्तनांक पानी का दिया गया है 1.33, तब यह कैसा व्यवहार करता है? किस तरह का व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा, प्रिज्म की तरह व्यवहार करेगा, या अवतल दर्पण? देखिए, उत्तल लेंस का अपवर्तनांक अधिक है, पानी का अपवर्तनांक कम है, अतः यह उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। इस तरह एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? किस तरह का सूक्ष्मदर्शी है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी दो तरह का होता है, कौन कौन जी? सरल और संयुक्त। सरल सूक्ष्मदर्शी होता है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब काल्पनिक नहीं होगा, वास्तविक तो होगा लेकिन छोटा नहीं होगा, वास्तविक और बड़ा होता है। विकल्प सी सही होगा, विकल्प नंबर सी सही है। एक लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है का नाभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है। इसका नाभ्यांतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है कितना हो जाएगा? क्योंकि जितना लेंस का अपवर्तनांक है उतना ही माध्यम का भी अपवर्तनांक है, तो इन्फिनिटी होगा। बराबर है दोनों, विकल्प नंबर डी सही होगा, इन्फिनिटी प्राप्त होगा। संलग्न चित्र में प्रदर्शित लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए? चित्र ही नहीं है,
थोड़ी इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, चित्र नहीं दिया गया, टाइपिंग करने वाले की दिक्कत हो गई है, हम मिस्टेक हो गया, चित्र नहीं दे पाए हैं। टीम से अनुरोध रहेगा कि अगले बार से ऐसा गलती ना होने पाए, ताकि हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। हाँ, हम अपनी टीम से बात कर लेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है? व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इक्वल डी लैम्डा अपॉन डी होती है, डी लैम्डा अपॉन डी होती है। मेहनत खूब करें बाबू, आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, आप अपनी रणनीति के साथ तैयारी करें, समय बहुत कम बचा है, अधिक से अधिक मेहनत करें। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप परीक्षा में अपना 100% नहीं दे सकते हैं। अगर आप 100% देना चाहते हैं तो 100% आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। अधिक से अधिक समय दें, जहां दिक्कत हो आप मैसेज करें, क्लास में मिलें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तंतु संचार, ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर निम्न में से किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विकल्प नंबर ए सही होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41। निर्वात में 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 2 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? माध्यम में तरंग दैर्घ्य क्या होगा? भाई माध्यम में तरंग दैर्घ्य जो है, निर्वात का तरंग दैर्घ्य 6000 है और जहां प्रवेश कर रहा है 2 अपवर्तनांक है, भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 3000 एंगस्ट्राम हो जाएगा। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा, 3000 एंगस्ट्राम प्राप्त होगा। जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या है? क्या कारण है कि जल की सतह पर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सुंदर रंग दिख रहा है? क्या प्रकाश वर्ण विक्षेपण के कारण या प्रकाश के ध्रुवण के कारण? प्रकाश वर्ण विक्षेपण के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण, या प्रकाश व्यतिकरण के कारण, या प्रकाश के विवर्तन के कारण? क्या कारण हो सकता है? प्रकाश का व्यतिकरण होगा। क्या होगा? प्रकाश का व्यतिकरण। ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर का नियम क्या होगा? म्यू बराबर tan IP। ब्रूस्टर का नियम है म्यू इक्वल tan IP। IP क्या है? IP ध्रुवण कोण है। IP क्या है? ध्रुवण कोण है। तो म्यू बराबर tan IP ब्रूस्टर का नियम होगा। प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होगी? प्लांक स्थिरांक की बीमा ml² t का -1 होगी। प्लांक स्थिरांक की बीमा ml² t का -1 होगी। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक दे दिया गया। 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या क्या होगी? फोटॉन्स की संख्या ज्ञात करनी है। फोटॉन्स की संख्या ज्ञात करनी है। कुल एनर्जी कितनी है भाई? 6.62 जूल। 6.62 जूल वटा में HV, एक फोटॉन की एनर्जी HV होती है। इसको कैलकुलेट करेंगे 6.62 H प्लैंक स्थिरांक का मान 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 होता है और यहां पर आवृत्ति दिया गया है 10⁻14। 6.62 अपॉन 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 और 14 को ऐड करना पड़ेगा। गुणा करने पर घात जुड़ जाते हैं तो घात कितना हो गया? 20 -20 कैंसिल होगा। 1/10⁻⁻20 ऊपर जाकर के घात जो है माइनस था तो अब माइनस न रह करके प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
विकल्प नंबर सी सही होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। 10 का घात 20, 10 का घात 20। जब धातु सतह को प्रकाश तरंग से प्रकाशित किया जाता है तब ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा, ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक है, उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहेंगे? धातु का कार्यफलन कहते हैं। उस न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। विकल्प नंबर सी सही होगा। फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या है? फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र नहीं, ये एक गलत है, बी सही होगा जी, h/c²। विकल्प नंबर सी सही है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, तब निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहा है, प्रोटॉन भी गति कर रहा है और दोनों समान गतिज ऊर्जा से गतिशील हैं। दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर है। कौन सा कथन सही है? लैम्डा ई का मान जो है इलेक्ट्रॉन वाले का मान जो है प्रोटॉन वाले से अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा प्रोटॉन। विकल्प नंबर बी सही होगा। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देंगे, सही नहीं है, ये नहीं बताना कौन सा सही है, कौन सही नहीं है। किसी परमाणु के भीतर उसका अधिकांश भाग खाली है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन पर कार्यरत कुलामी बल के प्रभाव में परिक्रमा करते हैं, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा उसका कुल धन आवेश केंद्र पर सांद्रित होता है। भाई तीनों सही हैं, पूछ रहा कौन सही नहीं है? डी सही नहीं है, यानी कि विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। इस मॉडल द्वारा परमाणु के अस्थायित्व को स्थापित नहीं किया गया था, अतः विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। चलिए 50 नंबर, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश याद रखेंगे 1.8 × 10 का घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। 1.8 × 10 का घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। नंबर 51 है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग तथा प्रकाश के वेग का अनुपात 1/137 क्या कहलाता है? प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग और प्रकाश के वेग के अनुपात को सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। विकल्प नंबर सी सही होगा, सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। हाँ ठीक है, सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। प्रकाश के वेग, इलेक्ट्रॉन के वेग और प्रकाश के वेग के अनुपात को सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है। परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A है, न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर, न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर होगा द्रव्यमान संख्या माइनस द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या यहां पर A है, परमाणु क्रमांक Z है। क्या सही होगा? डी सही है, करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक्स किरण ट्यूब के सिरे पर लगे विभवांतर को बढ़ाया जाए तो इसके फलस्वरूप उत्सर्जित विकिरण क्या होगा? विभवांतर को बढ़ाया जा रहा है, इसके फलस्वरूप उत्सर्जित विकिरण क्या होगा? वही फॉर्मूला याद होना चाहिए कि विकिरण क्या होगा। लैम्डा मीन बराबर होता है, लैम्डा मीन बराबर
याद रखना होगा। लेमड़ा मीन बराबर होता है HC/EV, HC/EV। तो V विभवांतर को बढ़ाया जा रहा है, विभवांतर को बढ़ाया जा रहा है। V अगर बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा, अर्थात न्यूनतम तरंग दैर्घ्य घटेगी। विकल्प नंबर सी सही होगा, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य घटेगी। समझ के चलेंगे। 90TH230 अर्थात परमाणु क्रमांक 90 है, द्रव्यमान 230 है। न्यूट्रॉन की संख्या, अभी हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात किए थे यहां पर कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। यही फार्मूला हम यहां लगा देंगे। द्रव्यमान संख्या है 230, परमाणु क्रमांक है 90, 230 से 90 घटाएंगे 140। विकल्प नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में सबसे कम अस्थाई कौन है? देखिए सबसे छोटा है ई रहना चाहिए, He, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, He होना चाहिए। सबसे कम अस्थाई 2He4 है, सबसे कम अस्थाई यहां पर हीलियम परमाणु होगा। बीटा कण हैं तेजी से चलने वाले, बीटा कण तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। भारी नाभिक में N/Z के अनुपात का मान ज्यादा होता है, क्योंकि क्या कारण है भाई N/Z का अनुपात का मान ज्यादा होता है? क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में भारी है, या न्यूट्रॉन एक अस्थिर कण है? नहीं, न्यूट्रॉन के द्वारा कोई विकर्षण बल नहीं उत्पन्न होता है। क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन के द्वारा कोई विकर्षण बल नहीं उत्पन्न होता है। 57 का विकल्प नंबर 1 करेक्ट करेंगे। नाभिकीय बल है, नाभिकीय बल किस तरह का बल है? विनिमय बल है। नाभिकीय बल विनिमय बल है। रेडियो एक्टिव विकिरण में सबसे अधिक वेधन क्षमता किनकी होती है? गामा किरणों की। गामा किरण की वेधन क्षमता अधिक होगी। निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है? किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है? पीला प्रकाश, एक्स किरणें, अल्फा किरणें, गामा किया जाए, यहां पर गामा किरणें कर दिया जाए। गामा किरण का जो आपको टेस्ट में दिया गया था उसमें गामा किरण होगा, गामा किरणों की। वह कण जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले कण को अल्फा कण कहते हैं। देखिए बुलिया व्यंजक से क्वेश्चन आया, नॉर गेट के लिए बुलिया व्यंजक क्या है? नॉर गेट के लिए बुलिया व्यंजक क्या है? विकल्प नंबर ए दिया गया, A+B = Y। भाई ये नॉर गेट के लिए नहीं है, यह होगा और गेट के लिए। इसके लिए होगा और गेट के लिए। B है A × B = Y, किसके लिए होगा? एंड गेट के लिए। यह किसके लिए होगा? नैंड गेट के लिए। और ये जो है किसके लिए बुलिया व्यंजक होगा? नॉर गेट के लिए। आपसे पूछा क्या गया है नॉर गेट का बुलिया व्यंजक बताएं, तो नॉर गेट का बुलिया व्यंजक विकल्प नंबर डी सही है, विकल्प डी सही होगा। 25 का द्विआधारी समतुल्य है। द्विआधारी समतुल्य निकालना हो 25 का तरीका क्या है? 25 लिखेंगे, हम 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करिएगा तो 12 बार में भाग जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 6 बार में जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 3 बार में भाग जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 1 बार में भाग जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। अब यहां से नीचे से संख्याओं को लिखेंगे 1 1 0 0 1।
क्योंकि द्विआधारी कहा गया, यहां बेस 2 कर देंगे। तो 25 का द्विआधारी समतुल्य विकल्प नंबर सी सही होगा, 11001, 11001। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। यह ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हैं, अगर किसी ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा और बीटा में क्या संबंध होगा? भाई अल्फा और बीटा में क्या संबंध? बीटा का मान 1 से ज्यादा होगा और अल्फा का मान 1 से कम होता है। बीटा का मान 1 से ज्यादा होगा, अल्फा का मान 1 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 65। ताप वृद्धि के साथ नैज अर्धचालक की प्रतिरोधकता, ताप वृद्धि के साथ नैज अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई ताप वृद्धि करने पर नैज अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटती है। प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटती है, अर्थात विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। शुद्ध जर्मेनियम में निम्न में कौन सी अशुद्धि मिश्रित करें कि यह पी टाइप का अर्धचालक बन जाए? जर्मेनियम में कौन सी अशुद्धि मिश्रित करें कि यह पी टाइप का अर्धचालक बन जाए? क्या मिश्रित करना पड़ेगा? एल्यूमिनियम वर्ग 13 का। कुछ भी मिश्रित करेंगे वह वर्ग 13 का है, एल्यूमिनियम को मिलाना पड़ेगा। जैसे एल्यूमिनियम मिला देने से पी टाइप का अर्धचालक बन जाएगा। अगर वर्ग 13 का मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा, वर्ग 15 मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? तो टीवी प्रसारण के लिए 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति परास की आवश्यकता पड़ती है। वाहक तरंग आवृत्ति FC के साथ श्रव्य तरंग आवृत्ति FM के मॉड्यूलेशन से प्राप्त मॉड्यूलित तरंग की कुल बैंड चौड़ाई क्या होती है? 2 गुना होगी भाई, 2FM होगी, 2FM होगी। डिजिटल सिग्नल होते हैं। डिजिटल सिग्नल कैसे होते हैं? विविक्त मान वाले होते हैं। स्थिर विभवांतर पर किस विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है? स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? ऊष्मा का मान क्या होगा? H का मान बतलाना है। अगर प्रतिरोध को आधा कर दिया गया हो तब H बराबर V²/R फॉर्मूला करेंगे। V यहां पर प्रतिरोध को आधा कर दिया गया है तो नया वाला जो ऊष्मा है V²/R/2 यानी कि 2V²/R। H' बराबर 2H कितना हो गया? 2 गुना हो गया। कितना होगा? 2 गुना। विकल्प नंबर बी सही है। इसके लिए विकल्प नंबर बी सही है। तो हम लोग आज के क्लास में कुल 70 प्रश्नों को पढ़े। आपके बोर्ड एग्जाम में भी 2026 परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रत्येक पेपर सेट में फिजिक्स, केमिस्ट्री जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनमें 70 ऑब्जेक्टिव दिए गए होंगे, जिनमें से 35 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पर 70 प्रश्नों का एक सेट बनाया गया था जिसको हमने हल करके देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।